सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के सामने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ लाने जा रहा हूँ। और आज मैं टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो फिर ठीक है, आप लोगों के सामने आइए, विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज़ चालू करते हैं। ये 2023 प्रीलिम्स के लिए है, और जिसको भी 2023 में अपीयर होना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको जल्दीबाजी लगे तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। सेकंड, इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन। एंड थर्ड, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स। अब आप लोग आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर करिए। आंसर आपके सामने ABCD 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 3 एंड 2 एंड 3। कोई एक ऐसा स्टेटमेंट पकड़िए आप जिससे आपको लगे कि हाँ, अगर कोई एक स्टेटमेंट गलत है उसके बेसिस पे आप बाकी सभी को आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। ट्राई टू एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस। आई मीन जो गलत है उसको आप हटाइए विद द हेल्प ऑफ ओनली वन स्टेटमेंट। सोचिए, ट्राई करिए। देखिए, अगर मैं आपसे स्टेटमेंट नंबर 3 के बारे में बात करूँ, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेन नेशनल्स। क्या ये आपको लगता है कि फॉरेन नेशनल्स पे सही मतलब एप्लीकेबल नहीं होता ये? फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 24 to 28 आपको पता होगा, फंडामेंटल राइट्स में आपने पढ़ा होगा। तो पहले तो आप ये बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही अलाउ हैं। अगर आप ये क्वेश्चन जानते होंगे तो फिर आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी होगी कि विच फंडामेंटल राइट्स आर हैविंग ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अगर आपको इस आर्टिकल की नॉलेज होगी तो फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। जो कि केवल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं, उसमें आपके आते हैं आर्टिकल नंबर 15, 16 एंड आर्टिकल नंबर 19 एंड देन 29 एंड 30। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं एप्लीकेबल। बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस फॉरेनर्स, इन दोनों के लिए अलाउड है। तो अगर इस कंडीशन को अगर हम लोग फुलफ़िल करते हैं तो स्टेटमेंट नंबर 3 को पढ़िए आप, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेन नेशनल। ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा फिर तो, क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि फॉरेन नेशनल्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं, ये तो होना चाहिए। तो अगर 3 गलत हो गया तो इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो D एंड C तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। आपके पास 50-50 का रेशियो आ रहा है, या तो ओनली 1 एंड ओनली 2। ठीक है, आपको स्टेटमेंट नंबर 3 अब नहीं देखना है क्योंकि 3 तो वैसे ही गलत है। फर्स्ट और सेकंड में देखिए, इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या ये इंसाइन करता है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो ना करें, ये आपके ऊपर है। और सेकंड स्टेटमेंट है, इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन। तो चलिए मैं इसके आंसर पे आता हूँ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, ओनली 1। येस, इट इज़ राइट टू से दैट इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। आपको पता होगा आर्टिकल 24 to 28 के अंदर जो राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर ये भी कहा गया फंडामेंटल राइट्स में कि आपके पास राइट्स है ये चीज़ कि आप किसी भी धर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास ये भी अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो ना करें। सो इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली 1। एक सेकेंड दोस्तों। माइक का इशू आ रहा था इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ा वीडियो को। अभी ठीक है।
चलिए दोस्तों फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सॉल्व करिए, क्वेश्चन रीड करिए। अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इज वेस्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड कैग। देखिए ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई 50% या 70% के चांस नहीं है। अगर आएगा तो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा तो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा या फिर रॉन्ग होगा। तो इसमें ऐसा कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें हाँ या फिर ना ऐसा ही कुछ है। तो इसका सही आंसर है सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है बताइए? 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसके अलावा 2 इमरजेंसी और होती है, उनके आर्टिकल्स क्या हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर जो ऐसे 2 आर्टिकल्स और हैं जो कि बाकी जो 2 इमरजेंसी से डील करते हैं, उनके आर्टिकल्स कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। Recently, the Forest of India report 2021 was published. Consider the following statement in this regard. So, हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस फिर से आया हूँ। एक्चुअली एक इशू हो गया था। एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुँच गया था, बट बाद में मैंने नोटिस किया कि आवाज़ तो रिकॉर्ड हो रहा है बट वीडियोज़ आ ही नहीं रहे, तो सारा मेहनत तो बेकार हो गया। 1 घंटे का लंबा लेक्चर बन चुका था एटलीस्ट, बट सारा मुझे उसे डिलीट करना पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से आया हूँ वापस। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमने कर लिया था, थर्ड पे पहुँचते हैं। चलिए, चलती का नाम जिंदगी। रिसेंटली द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 वॉज पब्लिश्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्ड। सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए आप लोग। इट इज़ प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। सेकंड कहता है देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। थर्ड कहता है मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 2 ईयर। ठीक है, लास्ट 2 ईयर की बात कर रहा है। हैज़ बीन विटनेस्ड इन द मध्य प्रदेश। और यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट के बारे में आप लोग कंसिडर करिए इस स्टेटमेंट्स को। देखिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग वीडियो को प्ले, पॉज या फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको आप। तो आप मेरे रिप्लाई का वेट ना करें। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर देना चाहिए तो वीडियो को पॉज करके और नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अदरवाइज आपके पास A4 शीट है, उस पर आप नंबरिंग कर सकते हैं, कितना सही है कितना गलत है। और मैं इसका जो सॉल्यूशन है, इसके जो एक्सप्लेनेशन है, उनका जो PDF है, PDF फॉर्मेट में इसका नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं बाद में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा वहाँ पे जो फाइनल एक्सप्लेनेशन होता है डिटेल्स में, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आंसर करता हूँ। इट इज़ प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये आपका प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू। ठीक है, एक्चुअली मैं पिछले 1 घंटे से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, बट वही सेम चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मतलब मैं डिटेल में पिछली बार की तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी डिटेल्स मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन को मैं करीब 2 से 3 मिनट दे रहा था, सारा कुछ डिटेल उसमें एक्सप्लेन करते हुए चाह रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा थकान फील हो रहा है अंदर से, टायर्ड। तो चलिए खैर कंटिन्यू करते हैं, जितना हो सकता है उतना मैं करूँगा आगे, क्योंकि मुझे भी खुद भी मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है आज शेड्यूल का। तो अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्योंकि अब टाइम पास आ रहा है तो टेस्ट सीरीज़ भी लगाना है। तो जब भी मुझे फ्रेंड्स आगे टाइम मिलेगा, मैं ऐसे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता रहूँगा आपको। अलग अलग कोचिंग के हैं, खैर ज़्यादा कोचिंग पे अपने को जाना भी नहीं, मैक्सिमम 2 टेस्ट सीरीज बहुत होते हैं, विजन एंड इनसाइट्स के बहुत हैं। आप भी चाहें तो कोई भी 2 टेस्ट सीरीज लगा दीजिए, बहुत है। बस ये कि आप अपना फ्लो बना कर रखिएगा, बीच में डिसकंटिन्यू मत होइएगा, वरना फिर कोई सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा फिर। चलिए चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत है, क्योंकि ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं प्रिपेयर किया जाता। तो देखिए अगर 1 गलत हो गया तो अच्छा रॉन्ग पूछा है, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा है, तो 1 तो सही होगा इसके अंदर। अगर नॉट करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट तो होगा, ठीक है, नॉट करेक्ट है।
ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्या 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, 10,000 तो नहीं है, क्योंकि आप अगर एक जनरली गैस भी करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट की बात कर रहा है लास्ट 2 ईयर। ये 2 साल के अंदर पहली बात तो सडनली इतना 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पॉसिबल सा नहीं है, कुछ वेग सा मतलब फैक्चुअल लगता है, फैक्ट डेटा लगता है, तो इतना है नहीं ये चीज़ गलत है। 10,000 नहीं होगा। फिर इसका एग्जैक्ट फिगर कितना ये मुझे भी याद नहीं है, बट 10,000 तो नहीं है, क्योंकि अगर आप ये क्या कहते हैं ये फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारा कुछ डिटेलिंग दे रखा है, और उन्होंने बता रखा है कि अलग अलग एंगल के हिसाब से कौन से एरिया में कितना परसेंटेज की डेवलपमेंट हुई है, सारा कुछ लिखा है उसके अंदर। किसे एमपी तो है ही, खैर आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, देन उधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका मिजोरम भी है, वहाँ भी इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट का। अलग अलग एंगल से डेंसिटी हो गया एंड परसेंटेज के हिसाब से हो गया, ये चीज़ें भी उसके अंदर मेंशन है। आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा। वैसे तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए कि यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये आपका आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। इस हिसाब से तो तीनों ही गलत हैं एंड पूछा है नॉट करेक्ट, तो क्या होगा चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिमिलरिटीज बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि मैं पिछले घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, उसके वजह से रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो थोड़ा सा अंदर से मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एंड मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एंड सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, इनमें आपको बताना है कि सिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो देखिए, क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है हमारे कंट्री में? आपको ध्यान रखना, सिमिलरिटीज बताना है, ठीक है, समानता। चलिए मैं आता हूँ आंसर पे इसके। एक्चुअली स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग बिकॉज यस सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट देयर इन द ये ब्रिटेन, यस ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपके सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, बट हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, ओके, इन आवर कंट्री। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है ये बताइए मुझे आप पहले, आप लोगों की हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? और हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, क्या हमारे यहाँ पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है क्या? फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये डी जूरे और डी फैक्टो में क्या डिफरेंस है? डी जूरे किसे कहते हैं और डी फैक्टो किसे कहते हैं, ये बताइए मुझे आप। इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 को डिस्क्राइब करते हैं। तो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, यस इट इज़ हैपेंड इन इंडिया बट इट इज़ नॉट हैपनिंग इन द यूके। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट किसे कहते हैं? वो कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्टेट लेवल पे यानी कि राज्य स्तर पे किसे कहते हैं? तो गवर्नर को कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसे कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। एंड स्टेट लेवल पे किसे कहते हैं? चीफ मिनिस्टर को कहते हैं। एंड जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि डी जूरे एंड डी फैक्टो, तो इसका मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। या चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली डी जूरे क्या होता है? डी जूरे आप कहते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द जो स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, इनको ही हम लोग डी जूरे बोलते हैं। और डी फैक्टो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को। और सिमिलरली स्टेट लेवल पे डी जूरे बोलते हैं गवर्नर को एंड डी फैक्टो बोलते हैं चीफ मिनिस्टर को। एंड यस मेजॉरिटी पार्टी रूल, इट इज़ बोथ सिमिलर इन द कंट्री। मेजॉरिटी पार्टी रूल, जिसकी पार्टी विनिंग पार्टी होगी वही पार्टी रूल करती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, 4 का सी। चलिए चलते हैं, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज ऑफ द नीति आयोग, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, स्पेशल इनवाइटीज, सीईओ। विच ऑफ द अबव आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कौन सा इसमें अपॉइंट किया जाता है? नीति आयोग के अगर आपने फंक्शनरी पढ़े होंगे तो फिर आप एक क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। चलिए मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सोल्यूशन दोस्तों ये है कि देखिए नीति आयोग का चेयरपर्सन जो होता है ना,
वो खुद ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अपना आप अपॉइंट करेगा नहीं, इस हिसाब से तो फिर वन गलत हो गया, क्योंकि ये चेयरपर्सन तो खुद ही प्राइम मिनिस्टर होता है। और क्वेश्चन इसने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट करते हैं, समझ रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर तो अपने आप को अपॉइंट करेंगे नहीं, तो चेयरपर्सन वन तो गलत हो गया, वन कट गया, तो फिर बी एंड डी कट गया, बचा गया सी एंड ए। ए एंड सी में कॉमन क्या है, देखिए 2 एंड 4 कॉमन है, तो 2 एंड 4 तो ऐसे सही है। यस, वाइस चेयरपर्सन एंड सीईओ बोथ आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड आपको थर्ड को समझना है, क्या थर्ड ऐसा कुछ है जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं? तो यस, स्पेशल इन्वाइटीज आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। स्पेशल इन्वाइटीज क्या होते हैं? स्पेशल इन्वाइटीज वो होते हैं जिनको एक स्पेशल फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल हो। एक्चुअली जैसे इकोनॉमिक लेवल पे या फिर पॉलिटिकल लेवल पे जो उस फील्ड में नॉलेज बहुत ही एक्स्ट्रा नॉलेज रखता हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज रखता हो, तो प्राइम मिनिस्टर उनको रिकमेंड कर सकते हैं अपने फंक्शनरी के अंदर, ठीक है? तो यस, वन तो नहीं होगा, 2, 3 एंड 4, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 5 का ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है? जो भी इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फेडरल है। यस, फेडरल तो है, वैसे भी सेंटर प्लस स्टेट बोथ आर रूलिंग इन ईच जोन विद सेंट्रलाइज टेंडेंसी। ये भी ध्यान रखिएगा, सेंट्रल की टेंडेंसी है, सेंटर इज द सुप्रीम। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स दिस टेंडेंसी? क्या सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है क्या प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस का है सब कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऐसा कुछ है? चलिए इसका आंसर करते हैं। यस, वन इज द ट्रू, वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही है, एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। फ्लेक्सिबल कैसा है कि आपको पता होगा हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के मेजॉरिटी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हमारी मेजॉरिटी होती है, जो कि सिंपल मेजॉरिटी होती है, उसके थ्रू कोई भी बिल पास करना हो बहुत ही ईजिली मेथड में पास हो जाता है। दैट कम्स अंडर द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल वे। प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है पता होगा ना? जैसे आपको आज के डेट में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है? आप मुझे बताइए कि कौन कौन से 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। राज्यसभा के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है, ये जो ऑल इंडिया सर्विस है फॉर्मेशन करने का, ये राज्यसभा के पास ही है, ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, हाउ राज्यसभा इज डिफरेंस फ्रॉम द लोकसभा। तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि राज्यसभा इज एक्सक्लूसिव पावर टू फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है ऑल इंडिया सर्विस को फॉर्म करने का, वो किस आर्टिकल के अंडर में ये आता है? राज्यसभा को पावर किस आर्टिकल के तहत मिलता है, ठीक है? आप मुझे इसका रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। ये तो सबको पता है, ये सही स्टेटमेंट है। स्टेट के जितने भी गवर्नर होते हैं उनको सेंटर ही अपॉइंट करता है। इस बुक के अंदर तो आपको जैसे पढ़ेंगे कि ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, बट आपको पता है कि जो फैक्चुअल चीज़ है वो क्या है? बैक से तो सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सपोर्ट करती है। तो बस ऑन द पेपर, ऑन रिकॉर्ड के लिए, नाम के लिए होता है बस कि ठीक है यार राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, बट बैक से जो कि गवर्नमेंट कहती है वही होता है। तो यस, ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 6 का डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहते हैं? एनपीआर के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट समझिए, ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द एनपीआर। सेकंड कहता है इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। थर्ड कहता है द डेटा फॉर एनपीआर वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन द 2010 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्या सही है इसमें से? पढ़िए। ओनली सिटीजन्स नहीं भाई साहब, गलत है। रेसिडेंट की बात करते हैं एनपीआर, नॉट ओनली सिटीजन्स। रेसिडेंट क्या होता है? जो कि बाहर के भी लोग हो सकते हैं लेकिन इंडिया में आकर रिसाइड कर रहा हूँ मोर देन 6 मंथ, ओके, वो आपके रेसिडेंट हो सकते हैं। वो आपके सिटीजन ना भी हों, लेकिन अगर वो बंदा रेसिडेंट है
तो दैट पर्सन कम्स अंडर द NPR। तो 1 तो गलत हो गया, 1 गलत हो गया तो क्या निकल जाएगा आपका A एंड D इज द एलिमिनेट, ठीक है। A और D आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या B एंड C, जिसमें कि 3 और 3 कॉमन है, देख रहे हैं 3 यहाँ भी कॉमन है एंड 3 यहाँ भी कॉमन है। 3 तो सही है वैसे भी, 2 सही है क्या? मैंने 1 में क्या बात करी आपसे कि सिटीजन तो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब होगा वैसे, लेकिन रेसिडेंट की बात करता है NPR, ठीक है। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द यूजुअल रेसिडेंट, इसने रेसिडेंट की बात करी यहाँ पे, तो सही बात है 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर B, ठीक है। 7 का B। चलते हैं दोस्तों 8 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड बोलता है ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है यार, सीरियसली। जिसको पॉलिटिकल कंसेप्ट पता होगा ना वो क्वेश्चन ये कर देगा। चलिए चलते हैं, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, मैंने आपको रीज़न बताया है ना, तो गला भी सूख रहा है मेरा। देयर इज़ नो लिमिट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सच में कोई सा लिमिट नहीं है पार्लियामेंट के पास? इन्फिनाइट लिमिट है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए, अमेंड कर सकता है वो, जैसा मन चाहे वैसे कर सकता है। नहीं, गलत है, वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सेकंड क्या कह रहा है, ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर द एनी फॉर्म ऑफ मैटर अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सीरियसली? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ये चीज़ कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बोथ आर रॉन्ग, इस हिसाब से नेदर 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन पे मुझे एक केस याद आ रहा है, नीचे कोई बता सकता है क्या उस केस का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आप पढ़ के जो भी समझे होंगे, इस क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड एक केस है, उस केस का नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अगर आपको जानकारी भी तो मुझे बताइएगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, दैट केस इज स्टार्ट्स विथ लेटर K, ठीक है। आपको ईयर के साथ उसका केस का नाम बताना है, ठीक है। K वर्ड से, K सेंटेंस से उसका लेटर स्टार्ट होता है, K लेटर से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यार एक बैंक और है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों मुझे शुरू से ही बहुत सेम लगते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सेम क्यों लगते हैं, मैं आगे बताऊंगा ये किसका रीजन, मजेदार रीजन है जो कि मैं गलत करके आया हुआ था प्रीलिम्स में। फर्स्ट कहता है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक, इज इट ट्रू और फॉल्स? सेकंड बोलता है बोथ USA एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर। ये तो खैर फैक्चुअल चीज़ है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तभी समझ पाओगे इस चीज़ को। तो मुझे लगता है ये करेंट का न्यूज़ है, समझिए इस क्वेश्चन को, समझिए। चलिए मैं आंसर पे आता हूँ। यस, वन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज ऑल्सो ट्रू। बोथ USA एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर, ये सही बात है, US एंड जापान इसके मेंबर नहीं है। एंड यस, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक आफ्टर विच कंट्री? वही है कोरोना वाला, चाइना। हाँ तो हाँ दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना एक बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन दोनों में हमेशा कंफ्यूज इसलिए रहता हूँ कि एक्चुअली एशियन डेवलपमेंट बैंक है, नाम से तो लगता है कि एशिया की कंट्रीज होंगी, लेकिन उसके अंदर USA इंक्लूड है, ठीक है। लेकिन ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसके अंदर USA इंक्लूड नहीं है, तभी आपका स्टेटमेंट नंबर सेकंड सही हो रहा है। लेकिन जो एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके अंदर US इंक्लूड है, जबकि US इज नॉट लाई इन द एशियन कंट्री, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और उस ADB पे एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीलिम्स में, आई थिंक 2019 में आया हुआ था या फिर 20 में, एक बार आप उसको देख लेना। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ड्रॉबैक्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक समझते हैं हम लोग ना, बताइए। फर्स्ट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। इसे क्या समझते हैं आप लोग? लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। सेकंड कहता है डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। एंड थर्ड कहता है डेमोक्रेसी इंक्रीजेज द चांस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग।
वीडियो पॉज करिए, आप लोग समझिए, रिप्लाई दें इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 पे देखते हैं। यस, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। कैसे सही है? लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। यस, ये बात तो फैक्चुअल, मतलब बहुत ही फैक्ट है, ठीक है। डेमोक्रेसी लीडर्स चेंज होंगे, हर 5 साल पे चुनाव होते रहते हैं, आते रहते हैं, विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। बट ये इंस्टेबिलिटी कैसे लाता है? लाता है कि नहीं लाता है? बिल्कुल लाता है। ये ड्रॉबैक है कि नहीं ड्रॉबैक है इसका? बिल्कुल है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हुआ, ठीक है, बीजेपी जीत के आ गई, किसी कारणवश बाई एनी रीज़न, सपोज करिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार गिर गई आपकी, 3 साल के बाद से सरकार गिर गई। तो उस 3 साल के दौरान सरकार ने जितने भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, कैंपेन, जितने भी चीज़ें लॉन्च की थी, वो अपने अकॉर्डिंग करा रही थी। एंड उसके जितने भी बीजेपी के जो भी स्कीम्स थे, उसका अपोज कांग्रेस कर रही थी या फिर आम आदमी पार्टी कर रही थी, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग में ले सकते हैं। अगर 3 साल के बाद बाई चांस सरकार गिर गई, देन सडनली कांग्रेस अगर पावर में आ गई, तो कांग्रेस अपने द्वारा लॉन्च किए गए स्कीम्स एंड प्लान्स को ले आएगी, वो बीजेपी के द्वारा जितनी भी चीज़ें स्कीम्स हैं उनको रद्द कर देगी, या फिर कर सकती है, चाहे तो ऐसा जनरली कर देते हैं क्योंकि अगेंस्ट में होते हैं तो कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा चीज़ हुआ तो इंस्टेबिलिटी तो हुई ना, क्योंकि अब कांग्रेस दोबारा से उस चीज़ को रिफ्रेश तरीके से लॉन्च करेगी, वो अपने कायदे कानून लेकर आएगी, वो अपने प्लान्स एंड स्कीम्स देंगे, तो हर चीज़ बिल्कुल जो प्रोसेस है बिल्कुल सब कुछ शुरुआत से करना पड़ जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो इंटरनल सिस्टम है उसमें भी कन्फ्लिक्ट होगा, जो बाहर के जो पब्लिक सिस्टम है, पब्लिक ग्रीवेंसेस है, वहाँ पे दिक्कत आई, तो हर तरीके की चीज़ें में इंस्टेबिलिटी आती है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इज ए गुड वे, बट इंस्टेबिलिटी ये आपका एक ड्रॉबैक है। डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन। अब ये तो मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत है। ये सर डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। सही बात है, डेमोक्रेसी जहाँ पे वहाँ पे कंपटीशन होता ही है। आपको पता है जैसे कि हम जैसे IAS IPS जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव कह लीजिए, एग्जीक्यूटिव बोलना सही रहेगा, एग्जीक्यूटिव बोल लीजिए या फिर लेजिस्लेटिव बोल लीजिए, जितने भी नेता नगरी लोग चुन के आते हैं तो वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा है वैसा है, ये चीज़ें लेकर आएंगे, बट ध्यान रखिए करप्शन कितना होता है, मुझे लगता नहीं कि डिटेल में बताने की जरूरत है। तो करप्शन, यस, डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है। करप्शन हर जगह होता है, हम भी पढ़ाई करते हैं तो बोलते हैं कि भाई करप्शन मिटा देंगे, चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे, अच्छे से कर देंगे, लेकिन आपको भी पता है कि सर्विस में आने के बाद से चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बट जो फैक्चुअल अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि ओनली 5 to 10% ही ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो कि बहुत ही ऑनेस्ट हैं एंड इंटेग्रिटी उनके अंदर है चीज़। बाकी तो इस बारे में ज़्यादा डिस्कस करना सही नहीं रहेगा। आपको पता है कि माहौल क्या है करप्शन का, एवरी सेक्टर एवरी लेवल पे करप्शन है, छोटा से लेके बड़ा हर एक चीज़ में। आप कभी बिल्कुल ग्राउंड लेवल की जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, आप उनसे बात करना या फिर उनके अंदर जाके देखना, आपको पता चल जाएगा। तो यस, स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं। डेमोक्रेसी इंक्रीज द चांस ऑफ रेसेस और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। तो यस, ये बात भी सही है। सॉरी ये बात तो गलत है, इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकते हैं। डेमोक्रेसी अगर आ रहा है तो ये क्या इररिस्पॉन्सिबल के चांस को बढ़ाता है क्या? नहीं। डेमोक्रेसी में आप देखते हैं कि जब भी वोटिंग कैंपेन, इलेक्शन का कैंपेन होता है तो लीडर्स लोग आते हैं गाँव पे और अच्छे खासे वादे करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, स्मार्ट सिटीज़ बना देंगे। ठीक है, काम होते भी हैं, बट इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं होते ना, वहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से वादे करते हैं लोग। तो ये चीज़ तो गलत है, इररिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड गलत हो गया तो 1 2 3 सॉरी 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये सही है। चलिए, थकान हो रही है अंदर से। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट? दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। क्या एब्सोल्यूट है क्या फंडामेंटल राइट्स नेचर में, और क्या ये अमेंड नहीं हो सकता है? सेकंड पढ़िए स्टेटमेंट, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ध्यान से पढ़िएगा सेकंड को। थर्ड देखिए, दे ऑपरेट एज चेक ऑन द टायरनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। देखिए
आप लोग अपना आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आता हूँ स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स, ये रॉन्ग है बिकॉज सैक्रोसेंट एंड नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। आपको पता है कि अब फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो, बस इस बात का ध्यान रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर आपका वो उसको आप बिगाड़ नहीं सकते हो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर से कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, एब्सोल्यूट वैसे भी नहीं है। सेकेंड है दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। क्या ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है क्या? तो यस इट इज ट्रू। देखिए स्टेट के अगेंस्ट तुम लोग तो पढ़ते हैं कि ठीक है फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट में ही काम करता है, बट ये जो सेकंड टर्म है प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इसका मुझे आप लोग बता सकते हैं क्या कि कैसे ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट कैसे है? कोई एक ऐसा आर्टिकल बताइए फंडामेंटल राइट्स का जो कि प्रूव करता हो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी है। चलिए मैं बताता हूँ। आर्टिकल नंबर 17 सुना होगा आप लोगों ने। आर्टिकल नंबर 17 टॉक्स अबाउट द अनटचेबिलिटी, ठीक है। आप इससे कोरिलेट कर लीजिए। अनटचेबिलिटी अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है। ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स के थ्रू वो चाहे पर्सन तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में एंड आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 पे चलते हैं। दे ऑपरेट एज चेक्स ऑन द टायरनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यस इट इज ट्रू। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है ये चीज़, ठीक है। तो 1 इज रॉन्ग, 2 and 3 इज करेक्ट, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Which of the following statement is correct with regard to the fundamental duties? चलिए दोस्तों चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पे। They can be used by the court to determine the constitutionality of the law, and second, they can be enforced by the parliament through legislature. तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज? 10 हैं या 11 हैं? कौन सा बाद में ऐड हुआ था? तो जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज अपने यहाँ लिखे हुए हैं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो क्या उनको कोर्ट फोर्सफुली क्या लॉ बना सकती है क्या? ऐसा कुछ है इसके अंदर? लॉ के रूप में फंडामेंटल ड्यूटीज को यूज कर सकती है क्या कोर्ट? यस सर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड क्या कहता है? दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। सही बात है भाई साहब, अगर लॉ बनाना होगा तो पार्लियामेंट तो यूज करेगी, पार्लियामेंट तो लॉ बनाएगी ना, सुप्रीम कोर्ट तो बनाएगी नहीं लॉ। तो पार्लियामेंट बना सकती है थ्रू इट्स लेजिस्लेशन, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। 12 का बोथ 1 and 2 सी, 12 का सी। चलिए चलते हैं 13, कौन सा 12 है? 13 चलते हैं 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन सेक्युलरिज्म एज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? Religion is a personal matter and there is no interference by the state. आप लोग पढ़िए 13 नंबर पढ़िए, यहाँ पे पॉज करके वीडियो को पढ़िए, मैं इसके आंसर पे आता हूँ। देखिए एक यूएस के अंदर रिलीजन का कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जो यूएस गवर्नमेंट है वहाँ की जो वेस्टर्न, एक्चुअली मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ मैं, स्पेशली यूएस, तो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के रिलीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है। बट ये चीज़ हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमारे यहाँ रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है, और जो कि करती भी, पता भी आपको। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मेंस में बन जाते हैं कि रिलीजन को टारगेट करके डिफरेंट कंट्री में क्या पर्सपेक्टिव है, यूएस वेस्टर्न कंट्रीज वर्सेस इंडियन वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये कह लीजिए कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर में आपको डिफ्रेंसिएशन करना होता है। तो एक ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है लिखने का, इंटरफेरेंस बिटवीन द रिलीजन, ठीक है। तो यूएस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ के रिलीजियस के अंदर आप इंटरफेयर कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं होता है। बट हमारे इंडिया में ऐसा होता है, ठीक है। तो 1 तो क्या है, आपके परसेंटेज नो इंटरफेयर, इसने नो की बात करी ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 अगर गलत हो गया फिर तो आपको पता है ए एंड बी कट गया, सी एंड डी में से चेक करिए, और सी और डी में 2 कॉमन है तो 2 तो सही है। No citizen can be denied entry into any educational institute of the state on the ground of religion or caste,
ठीक है, सही बात है। थर्ड क्या कहता है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, विदाउट एनी लिमिटेशन। ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, विदाउट एनी लिमिटेशन, ये थोड़ा सा फॉल्ट है, ठीक है, थर्ड गलत है। ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली सेकंड नंबर स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस हिसाब से स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 14 चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केस इज रिलेटेड टू द डिस्प्यूट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो बहुत ही यार फैक्चुअल चीज़ है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन पे आता हूँ। इसका आईआर कोयलो केस कब हुआ था, किस केस से रिलेटेड है बताइए, या फिर मेनका गांधी केस किससे संबंधित है। चलिए इसका आंसर है बी, 2 और 4। अभी मैं ये चारों के चारों केस को मैं लास्ट वाले जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, इन चारों केस को मैंने उसमें आप भी डिटेल में समझाया था, बट अभी अब आई फील वेरी टायर्ड, तो अभी मैं डायरेक्टली जंप टू द आंसर। चलिए 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग एक बार इस चारों केस को जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है, आराम से आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करना, तो ये चारों केस के बारे में एक ओवरव्यू ले लेना, ठीक है, बिल्कुल डिटेलिंग कभी नहीं पूछता है, बस ये 4 केस प्लस एक केस और आप नोट कर लेना, केस 1 एंड भारती केस का, ठीक है, 1973 का, आप उसको नोट कर लेना। हालांकि मैंने शायद उससे पीछे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज डिफाइंड इन द आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा आपको। सोचिए, थिंकिंग कैपेबिलिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। अगर जिस बंदे ने भी आर्टिकल 12 अच्छे से पढ़ा होगा ना, वो इसको कर लेगा आराम से। आर्टिकल 12 क्या कहता है सर? आर्टिकल 12 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर आप समझ जाओगे स्टेट का मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन कर लोगे। आर्टिकल नंबर 12 को पढ़ना, आप समझ जाओगे। अथॉरिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो वैसे तो इसका चारों का चारों ही आंसर सही है, मतलब कि डीएमआरसी और यूआईएआई और नीति आयोग एंड आरबीआई। आधार कार्ड वाला भी सही है, नीति आयोग भी सही है। ये सारे के सारे क्या हैं, गवर्नमेंट के अंडर में तो आती है, गवर्नमेंट ही तो ऑथराइज करती है। ये आम इंसान को ऑर्डर देती है, मतलब कि उनके लिए सर्विस देती है और हम लोग उनके सर्विस को अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ें हैं सारे के सारे। तो मतलब कहने का मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर में ही है, तो गवर्नमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, ठीक है। अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी है सारी के सारी। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 15 का डी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करूँगा, क्योंकि अभी मुझे मेरा जो शेड्यूल है उसे फॉलो करना है। तो अभी खैर प्लान तो ये था कि एटलीस्ट 60-70 क्वेश्चन मैं आज कर देता है, एंड पार्ट 2 में कुछ आधे घंटे की वीडियो बना के 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर देता है। बट फर्स्ट टाइम जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उस टाइम पे काफ़ी एक इशू आ गया था, कुछ टेक्निकल इशू, तो उसके वजह से मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया। और अभी तो सेम लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड करते करते थकान हो गई है, और मुझे अपना भी कुछ काम देखना है। तो चलिए फिलहाल इसको वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आगे मुझे अगर टाइम मिलता है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी इशू हो किसी भी सब्जेक्ट से तो मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।